जिसका नाम शू जिंग मिंग है, जिसकी बीस्ट मटेरियल्स की लूट अकेले ही 1 दर्जन दूसरी टीम से ज्यादा थी। सुपीरियर बेस चीफ मैनेजर वांग चुआंग ये नाम सुनता है और कहता है कि वो रिकॉर्ड्स चेक करेगा। जैसे ही वो शू जिंगपिंग की फाइल खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। मैनेजर वांग चुआंग तुरंत वापस कॉल करता है। उसका लहजा अर्जेंट है। वो मैनेजर जाओ यी को कहता है कि शू जिंग मिंग बहुत जरूरी है और उसे तुरंत इन्फॉर्म करे जब वो वापस आए। जाओ यी सहमत होता है, हैरान है कि एक यंग मैन उसके बॉस से ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों पैदा कर सकता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि शू जिंग मिंग का जरूर कोई पावरफुल बैकग्राउंड होगा और उसे राहत मिलती है कि उसने उसके साथ इज्जत से पेश आया। इस बीच मैनेजर वांग चुआंग शू जिंग मिंग की प्रोफाइल देखता है। वो उसे प्रसिद्ध यंग गैंटियन के एक और शिष्य के रूप में पहचानता है और नोट करता है कि उसकी टैलेंट लिu मिंग दूसरे डी स्टूडेंट से भी आगे निकलता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि शू जिंग मिंग एक प्रोडिजी है जिसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। कहीं और शू जिंग मिंग सप्लाई बेस की कमर्शियल स्ट्रीट से गुजर रहा है। वो स्पेशल स्टोरेज रिंग्स बेचने वाली एक शॉप देखता है और दुखी होता है कि यहाँ तक कि एक सूटकेस से भी बड़े नहीं होने वाले बेसिक मॉडल्स की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है। इतनी हाई प्राइस के बावजूद उसे स्पेस रिंग की सुविधा आकर्षक लगती है और सोचता है कि उसकी स्पीयर के लिए एक बड़ा वाला कितने का होगा। उसके विचारों को उसका फोन बजने से रोकता है। वो उठाता है और अपने रूममेट लिu वेंटो की खुशनुमा आवाज सुनता है, जो पूछता है कि वो यूनिवर्सिटी कब वापस आएगा। शू जिंग मिंग कहता है कि वो लगभग आधे महीने में वापस आ जाएगा और पूछता है कि क्या कुछ गलत है। उसे नहीं पता कि उसे देखा जा रहा है। एक छिपी हुई गली से एक बदला लेने वाला जाओ चुनलिन व्हील चेयर में बैठा है, जिसके चारों तरफ मर्सिनरीज हैं। टाइगर शार्क स्क्वाड लीडर एक ब्लॉन्ड बस कट और स्लिंग में एक हाथ वाला आदमी अपने टारगेट की तरफ इशारा करता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो शू जिंग के हाथ और पैर तोड़ दें, फिर उसे जाओ चुनलिन के पास ले आएं। एक फीमेल स्क्वाड मेंबर निर्दयी रूप से कमांड को मान लेती है। जब शू जिंग मिंग अपना फोन कॉल जारी रखता है, लिu वेंटाओ उसे यूनिवर्सिटी के एक घमंडी नए फ्रेशमैन के बारे में बताना शुरू करता है। अचानक शू जिंग मिंग रुकता है, दुश्मन की निगाहों को महसूस करता हुआ। लिu वेंटाओ पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन शू जिंग मिंग एम्बुश से अवेयर अपने कंधे के ऊपर से देखता है और शांति से अपने रूममेट को कहता है कि कुछ नहीं और जारी रखे। जब शू जिंग मिंग उस वीरान गली में चलता है, टाइगर शार्क स्क्वाड इंतजार कर रहा है। स्क्वाड लीडर इशारा करता है कि टारगेट पोजीशन में है और हीजी नाम की एक मेंबर को उसकी स्ट्रेंथ एनालाइज करने का ऑर्डर देता है। एक और मेंबर रिमार्क करता है कि उनका कैप्टन एक सिंगल अपर फर्स्ट रैंक यूजर के बारे में बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहा है। जैसे ही हीजी अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को स्कैन करती है, उसका चेहरा शॉक से भर जाता है और वो चिल्लाती है कि जो वो देख रही है वो हो नहीं सकता। कैप्टन पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए। हीजी अपनी साइकिक परसेप्शन को टीम के साथ शेयर करती है। उन्हें वो दिखाती है जो वो देखती है। गली का उनकी व्यू उनके ऑरास को एनर्जी की छोटी सी झलक के रूप में दिखाता है, लेकिन शू जिंग मिंग इमेंस पर्पल पावर का एक विशाल वॉर्टेक्स है जो उन्हें छोटा कर देता है। टीम डर जाती है, ये एहसास करते हुए कि उसकी पावर अपर सेकंड रैंक यूजर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है। लीडर का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि उनकी इंटेलिजेंस गलत थी और जियो चनलिन ने उन्हें एक सुसाइड मिशन पर भेजा था। वो तुरंत ऑपरेशन अबॉर्ट करता है, रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है और बदला लेने की कसम खाता है। गली से शू जिंग मिंग स्क्वाड मेंबर्स को अचानक छलांग लगाते हुए और गायब होते हुए देखता है। उनकी अचानक वापसी से हैरान है। वो जल्दी से निष्कर्ष निकालता है कि बेस में उसके खिलाफ रंजिश रखने वाला एक ही इंसान शाओ चनलिन है और मान लेता है कि ये बदले की एक विफल कोशिश थी। वो उसे खारिज करता है, सोचता है कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते और वो उसे अगली बार सबक सिखाएगा। गुस्से में भरा हुआ टाइगर शार्क स्क्वाड जियो चनलिन के पास वापस आता है। स्क्वाड लीडर मर्चेंट के पास आकर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। इस फोर्स से जियो चनलिन अपनी व्हील चेयर से उड़ जाता है। हैरान और दर्द में वो पूछता है कि उसे क्यों अटैक किया गया। लीडर तिरस्कार से नीचे देखता है, चिल्लाता है कि जियो चनलिन की गलत इंटेल मौत का जाल थी। वो शॉकिंग ट्रूथ का खुलासा करता है। उनका टारगेट अपर फर्स्ट रैंक यूजर नहीं बल्कि एक पावरफुल अपर सेकंड रैंक था। ये खबर जियो चनलिन को अवाक कर देती है। वो समझ नहीं पाता कि शू जिंग मिंग 1 महीने से थोड़ा ज्यादा में इतना पावरफुल कैसे हो गया। स्क्वाड लीडर, जिसका चेहरा घृणा से ठंडा है, घोषणा करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका मिशन समाप्त करता है, जियो चनलिन को जमीन पर टूटा हुआ छोड़ देता है जब उसकी टीम चली जाती है। टाइगर शार्क स्क्वाड लीडर मैनेजर जाओ ई को रिपोर्ट करता है, जो उन्हें इतनी जल्दी वापस आते हुए देखकर हैरान है।
स्क्वाड लीडर कंफर्म करता है कि मिशन समाप्त कर दिया गया था। वो समझाता है कि जाओ चनलिन की इंटेलिजेंस गलत थी, टारगेट अपर सेकंड रैंक यूजर था। वो खुद को सही करता है, कहता है कि ये और भी बुरा है। उनके स्कैनर ने दिखाया कि उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कम से कम थर्ड रैंक है, इसलिए उन्होंने रिट्रीट किया। मैनेजर जाओ ई गुस्से में है, हैरान है कि जाओ चनलिन ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उसे डर का एहसास होता है और वो टारगेट का नाम पूछता है। लीडर कहता है कि जाओ चनलिन ने सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दी थी, एक मस्कुलर आदमी जो लगभग 1.9 मीटर लंबा है और एक लंबी स्पीयर रखता है। ये डिस्क्रिप्शन क्लिक करता है और मैनेजर जाओ यी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि टारगेट कौन था। सीन मैनेजर वोंग चुआंग के ऑफिस की तरफ कट करता है, जो अपने हाथों को डेस्क पर पटकता है। किताबें उड़ जाती हैं। वो जाओ ई पर चिल्लाता है, पूछता है कि किसने उसे शू जिंगमिंग पर एम्बुश करने की हिम्मत दी। एक डरा हुआ जाओ ई घबराहट से इशारा करता है कि वो सिर्फ एक अपर सेकंड रैंक का बच्चा है और सवाल करता है कि क्या इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की जरूरत है। मैनेजर वोंग चुआंग उसे बेवकूफ कहता है और एक ड्रोन से शू जिंगमिंग के रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट कराता है। जब वो पढ़ता है, भयानक सच्चाई उसे हिट करती है। फाइल इस बात की पुष्टि करती है कि शू जिंगमिंग एक 18 साल का अपर सेकंड रैंक यूजर है, जांगन प्रोविंस का टॉप स्कॉलर और मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी का एक फ्रेशमैन। सबसे डैमिंग डिटेल उसका मेंटर है, लेजेंडरी यांग गंटियन। मैनेजर वोंग चुआंग गंभीरता से पूछता है कि क्या अब वो समझता है। समझाता है कि यांग गंटियन जैसा मास्टर बेस को बर्बाद कर सकता है और स्टेट कुछ नहीं करेगा। डर से ओवरकम उसकी पीठ से कांटे निकलते हुए मैनेजर जाओ ई झुकता है और सिचुएशन को हैंडल करने का वादा करता है। मैनेजर वोंग के ऑर्डर्स पर 2 गार्ड्स टूटे हुए शाओ चनलिन को घसीट कर लाते हैं। डरा हुआ मर्चेंट फर्श पर फेंक दिया जाता है, जहां वो अपनी जान की भीख मांगता है। मैनेजर जाओ ई, उसका चेहरा ठंडा है, घोषणा करता है कि एक सिंपल मारपीट काफी नहीं है, रिंग लीडर को फांसी देनी चाहिए। वो जाओ चनलिन को कहता है कि उसे खुद को ही दोष देना चाहिए कि उसने किसी ऐसे इंसान से लड़ाई मोल ले ली जिसे वो अफेंड नहीं कर सकता था। बिना एक और शब्द कहे वो मर्चेंट की गर्दन तोड़ देता है, उसे मौके पर ही फांसी दे देता है। मैनेजर वोंग चुआंग के ऑफिस में मैनेजर जाओ ई मर्चेंट को फांसी देने के बाद नर्वस होकर देखता है। हालांकि बेस चीफ मैनेजर संतुष्ट नहीं है। वो ठंडे से पूछता है कि क्या जाओ ई को लगता है कि ये शू जिंगमिंग जैसे किसी को शांत करने के लिए काफी है। एक डरावने लुक के साथ वो जाओ ई को कहता है कि भले ही उसने उसकी सालों की शेडी डीलिंग्स को नजरअंदाज किया था, ये गलती बहुत बड़ी है। वो घोषणा करता है हर कोई शामिल, जिसमें टाइगर शार्क स्क्वाड भी शामिल है, को सख्त सजा देनी चाहिए ताकि कोई अफवाह ना फैल सके। एक डरा हुआ जाओ ई बस देख सकता है। सीन एडवेंचरस हॉल के एंट्रेंस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां बेस के टॉप मैनेजमेंट एक औपचारिक लाइन में जमा हो गए हैं। एक भीड़ जिसमें शाओ चेन और उसकी टीम शामिल है इस जमावड़े को देखती है। वो सामने मैनेजर वोंग चुआंग को पहचानते हैं और नोट करते हैं कि सभी डिपार्टमेंट हेड्स मौजूद हैं। वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसी इम्प्रेसिव लाइनअप जरूर किसी बहुत जरूरी इंसान के लिए होगी। तभी शाओ चेन की टीममेट एक जाना पहचाना चेहरा देखती है। मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी के उस यंग मैन की तरफ इशारा करती है। शू जिंगमिंग अपने एरेंट से वापस आते हुए देखता है, हैरान है कि पूरी मैनेजमेंट टीम एंट्रेंस पर क्यों है। सामने का आदमी आगे बढ़ता है। वो स्टूडेंट शू का गर्मी से स्वागत करता है और खुद को बेस चीफ मैनेजर वोंग लुन के रूप में परिचित कराता है। बेस के सबसे बड़े अथॉरिटी को व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रीट करते हुए देखकर शाओ चेन और उसके दोस्त शॉक्ड हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि इस यंग मैन की आइडेंटिटी में और भी बहुत कुछ है। मैनेजर वोंग लुन एक औपचारिक माफी मांगता है। वो शू जिंगमिंग को इन्फॉर्म करता है कि इस गलती के लिए जियो चनलिन को सजा दी गई है। इसके अलावा सभी अकम्प्लिसेस को घेरा जा चुका है और वो अपनी जिंदगी जेल में बिताएंगे। भरपाई करने के लिए मैनेजर समझाता है बेस ने रेपरेशंस तैयार की हैं। शू जिंगमिंग इम्प्रेस है, सोचता है कि एक चीफ मैनेजर जरूर मामलों को सफाई और निश्चयात्मक रूप से हैंडल करता है। एक फीमेल अटेंडेंट एक बॉक्स आगे लाती है। शू जिंगमिंग को बेस का सबसे हाई लेवल ब्लैक बोल्ड मेंबरशिप कार्ड पेश करती है। मैनेजर वोंग लुन समझाता है कि ये कार्ड उसे फ्री लॉजिंग और सभी खरीदारियों पर कम से कम 20% डिस्काउंट देता है। एक और अटेंडेंट फिर एक दूसरा गिफ्ट पेश करती है, एक छोटा बॉक्स जिसमें 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस रिंग है। इस गिफ्ट की इनक्रेडिबल वैल्यू शू जिंगपिंग को पूरी तरह स्टंट कर देती है जब उसे एहसास होता है कि उसे क्या ऑफर किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। स्पेस रिंग को होल्ड करके शू जिंगमिंग उसकी इनक्रेडिबल वैल्यू नोट करता है। कहता है कि मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन होगी। वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, मैनेजर वोंग चुआंग की सिंसेरिटी को एक्नॉलेज करते हुए। मैनेजर चुआंग शू जिंगमिंग की तारीफ करते हैं,
कमेंट करते हैं कि उनकी बोल्डनेस वही है जो वो यांग गेंटियन के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। वो मेंशन करते हैं कि शू जिंगमिंग के सीनियर डिसाइपल लियू मिंग ने भी बेस पर ट्रेनिंग ली थी। शू जिंगमिंग के जाने से पहले मैनेजर वांग चुआंग उसे अश्योर करते हैं कि अगर उसे सिटी में कोई परेशानी होती है तो वो उनसे कांटेक्ट करे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। शू जिंगमिंग समझता है कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट पूरी तरह से उनके मास्टर की पावरफुल बैकिंग की वजह से है। बाद में अपने नए ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप से मिली लग्जूरियस रूम में शू जिंगमिंग फाइनली रिलैक्स करता है। 1 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद वो रेस्ट के लिए ग्रेटफुल है। वो डिसाइड करता है कि स्पेस रिंग को बाइंड करेगा, एक प्रोसेस जिसमें उस पर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट छोड़ना पड़ता है। अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर के साथ, जो उसके लेवल के एवरेज यूजर से कहीं ज्यादा है, वो ये टास्क इजीली कंप्लीट करता है। रिंग को टेस्ट करते हुए वो देखता है कि वो सिर्फ एक थॉट से आइटम्स रिट्रीव कर सकता है और टच से स्टोर कर सकता है। हालांकि ये लिविंग थिंग्स को होल्ड नहीं कर सकता, यूजे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है। उसका रेस्ट इंटरप्ट होता है जब उसके मास्टर यांग गेंटियन का कॉल आता है। शू जिंगमिंग उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो अभी वाइल्डनेस से वापस आया है और उसके पास इम्पोर्टेंट रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। जब मास्टर को पता चलता है कि किसी ने उसके डिसाइपल पर हमला करने के लिए मर्सनरीज भेजे थे, यांग गेंटियन गुस्से में आ जाते हैं। वो फोन पर चिल्लाते हैं कि असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए स्पेस रिंग बहुत छोटा कॉम्पेंसेशन है और थ्रेटन करते हैं कि अगर शू जिंगमिंग को कुछ हुआ होता तो वो बेस डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब वो शांत होते हैं तो मास्टर पूछते हैं कि एलीट स्क्वाड पीछे क्यों हटी। शू जिंगमिंग स्पेकुलेट करता है कि उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि उसकी स्ट्रेंथ उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा थी और वो उसे अपर टियर 2nd रैंक यूजर समझकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। ये खबर सुनकर यांग गेंटियन स्पीचलेस हो जाते हैं। वो फोन पर ना यकीनी में चिल्लाते हैं कि शू जिंगमिंग सिर्फ 1 महीने में उस लेवल पर कैसे पहुंच गया। उनके मास्टर का शॉक जल्दी ही प्राउड लाफ में बदल जाता है। वो शू जिंगमिंग की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड उनसे भी तेज है और उत्साह से पूछते हैं कि वो कब वापस आने का प्लान बना रहा है ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें। शू जिंगमिंग उन्हें बताता है कि वो सेमेस्टर शुरू होने से जस्ट पहले वापस आएगा, क्योंकि वो बाकी टाइम को और डेंजरस एरियाज एक्सप्लोर करने में यूज करना चाहता है। उसके मास्टर उसे सावधान रहने की वार्निंग देते हैं और शू जिंगमिंग उन्हें अश्योर करता है कि वो ध्यान रखेगा। कॉल के बाद यांग गेंटियन खुशी से चमक रहे होते हैं। उनके बटलर अंकल फू कमेंट करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया जब उन्हें इतना खुश देखा है। डीन अपने टैलेंट वाले डिसाइपल की अस्टॉनिशिंग स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की एडमिरेशन को छुपा नहीं पाते। वो सोचते हैं कि लाइफ एंड डेथ क्राइसिस, जो दूसरों के लिए कैटलिस्ट्स है, उसके लिए पावरफुल चीट डिवाइस की तरह काम करते हैं, उसकी ग्रोथ को इनक्रेडिबल रेट पर तेज करते हुए। अपने प्लान के हिसाब से शू जिंगमिंग फॉरेस्ट माउंटेन रेंज की तरफ जाता है, जो विल्डनेस का ज्यादा एडवांस्ड पार्ट है। जब वो चलता है, हवा में भयंकर जानवरों की दहाड़ गूंजती है। वो नोट करता है कि ये एरिया उस बर्बाद शहर से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज से भरपूर लगता है। उसकी कीन सेंसेस को अटैक का एहसास होता है उसी वक्त जब उसका बूट एक पतली डाल को तोड़ता है, जिससे उसके दुश्मन को उसकी पोजीशन का पता चलता है। अचानक इनविजिबल एनर्जी स्लैशेस हवा में तेजी से आते हैं, उस पर निशाना लगाते हुए। इनक्रेडिबल स्पीड से रिएक्ट करते हुए शू जिंगमिंग हमले से बच जाता है। ब्लास्ट उसके बगल से निकलते हैं और पेड़ों को चीर देते हैं। अटैकर अपने आप को रिवील करता है, एक बड़ा भयंकर गले ड्रेड वुल्फ। शू जिंगमिंग शांति से उसे एनालाइज करता है, अंदाजा लगाता है कि ज्यादातर 3rd रैंक बीस्ट्स में स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। वो वुल्फ को विंड एलिमेंट क्रीचर के रूप में आइडेंटिफाई करता है, शायद मिड टियर 3rd रैंक लेवल पर, और सोचता है कि उसकी हार उसे कितने एबिलिटी पॉइंट्स देगी। जैसे ही शू जिंगमिंग जानवर से लड़ने की तैयारी करता है, उसे दूसरे ग्रुप के आने का एहसास होता है। ये पॉपुलर स्ट्रीमर जैंग चुक्वान है, अपने बॉडीगार्ड्स और कैमरामैन के साथ। उनके आदमियों में से एक गले ड्रेड वुल्फ की तरफ इशारा करता है, सजेस्ट करता है कि ये मिस जैंग के कैमरा पर हराने के लिए परफेक्ट रहेगा। टीम लीडर अपने सबॉर्डिनेट को वुल्फ के भागने का रास्ता ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। इरादा है कि उस जानवर को खुद के लिए क्लेम करें। शू जिंगमिंग ये देखता है, सोचता है कि वो उसका शिकार चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जो विल्डनेस रूल के खिलाफ है। जहाँ पहले व्यक्ति को रिसोर्स मिलता है, उसका दावा उस पर होता है। लेकिन जैंग चुक्वान अपनी नापसंदगी व्यक्त करती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ फिल्मिंग कंटेंट के लिए दूसरे का शिकार लेना पसंद नहीं है। लीडर इसे अपने स्ट्रीम के लिए हीरोइक रेस्क्यू के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। जैंग चुक्वान सहमत नहीं होती, कहती है कि उसे नकली तारीफ की जरूरत नहीं है और पॉइंट आउट करती है कि शू जिंगमिंग शांत और सक्षम दिखता है, उसे मदद की जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा का पालन करते हुए टीम लीडर धीरे से शिकायत करता है, लेकिन दूसरा जानवर ढूंढने के लिए सहमत हो जाता है। वो अपनी टीम को जाने का ऑर्डर देता है। शू जिंगमिंग उन्हें जाते हुए देखता है, सोचता है कि जैंग चुक्वान का कैरेक्टर एक फेमस ऑनलाइन पर्सनालिटी के लिए हैरानी की बात है कि काफी अच्छा है।
हालांकि वो ये भी नोट करता है कि टीम लीडर के पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं लगती। वो इस थॉट को हटा देता है और अपने शिकार पर फिर से फोकस करता है। गलेड रेड वुल्फ गुस्से में कि शू जिंगमिंग अपनी जगह खड़ा रहा, गुस्से से हमला करता है। अनफेज्ड शू जिंगमिंग आसानी से जानवर के चार्ज से बच जाता है। हमला शू जिंगमिंग को हल्का सा ऑफ बैलेंस कर देता है। जानवर गुस्से में आ जाता है कि उसका शिकार उसे सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन शू जिंगमिंग जल्दी से रिकवर करता है और बदला लेता है। अपनी लाइटनिंग पावर को चैनल करते हुए वो अपनी स्पीयर को जबरदस्त फोर्स से नीचे लाता है। इलेक्ट्रीफाइड टिप को जानवर की खोपड़ी में घोंप देता है। जानवर गिर जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन किल की पुष्टि करता है। उसे 34 एबिलिटी पॉइंट्स अवार्ड करता है। शू जिंगमिंग इनाम पर विचार करता है, संतुष्टि से नोट करता है कि एक सिंगल थर्ड रैंक बीस्ट से 30 से ज्यादा पॉइंट्स मिलना काफी अच्छा है। स्मर्क के साथ वो अपने एक्सपेडिशन के आखिरी 10 दिनों का इंतजार करता है। जितने ज्यादा जानवर हो सके शिकार करने के लिए उत्सुक है। 7 दिन बाद शू जिंग की हंट जारी रहती है। उसे बड़े एप लाइक बीस्ट्स का झुंड मिलता है जो ऊपर से आई चमकती हुई रोशनी से चौंक जाते हैं। वो एक पावरफुल रेंज टेक्निक छोड़ता है, शुद्ध एनर्जी का एक विशाल बर्छा जो आसमान से नीचे आता है और जमीन पर टकराता है, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन पैदा करता है। ब्लास्ट से एक क्रेटर बनता है जिसके अंदर एक एप लाइक क्रीचर बुरी तरह से घायल पड़ा होता है। शू जिंगमिंग हैरान है कि उसके थंडर स्पेयर अटैक ने लीडर को तुरंत क्यों नहीं मारा। वो मानता है कि थर्ड रैंक बीस्ट लीडर होने के नाते वो मजबूत है। एक खतरनाक लुक के साथ उसके चारों ओर पर्पल लाइटनिंग क्रैकलिंग करती है। वो छोटे जानवरों पर टाइम वेस्ट न करने का फैसला करता है। वो उन सब को जल्दी से खत्म करने का संकल्प लेता है। वो बाकी ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। उसका पूरा शरीर लाइटनिंग से ढका हुआ है। वो एक ब्लर की तरह चलता है, उनके हमलों से बचकर अपनी स्पीयर से उन्हें गिराता है। हराए गए एप लाइक बीस्ट्स पर खड़े होकर शू जिंग की हंट इस एरिया में सक्सेसफुल रहती है। वो अपना सिस्टम पैनल चेक करता है। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है जब वो देखता है कि उसके पास 3000 से ज्यादा एबिलिटी पॉइंट्स हैं। वो सोचता है कि ये अमाउंट काफी होना चाहिए आखिर में उस पावरफुल एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक को सीखने के लिए जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ने ही वाला होता है, उसका स्मार्ट वॉच बीप करता है, होलोग्राफिक डिस्ट्रेस सिग्नल प्रोजेक्ट करते हुए। कहीं और जैंग चुकवान अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेटली भाग रही है, इनक्रेडिबल स्पीड से पेड़ों में से कूद रही है। उसका पीछा एक विशाल आर्मर्ड ड्रैगन लाइक क्रीचर कर रहा है। अपने परेशान थॉट्स में वो रिवील करती है कि उसकी टीम को एक पावरफुल 4th रैंक बीस्ट ने बिखर दिया था और अफरा तफरी में वो दूसरे दुश्मन एक लो टियर 3rd रैंक ग्राउंड डिगिंग ड्रैगन से टकरा गई। वो जानती है कि ड्रैगन से जुड़ा कोई भी जानवर बहुत भयंकर होता है। मिड टियर 2nd रैंक यूजर होने के नाते वो समझती है कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, पावर बूस्टिंग पिल के साथ भी। उसकी एकमात्र उम्मीद यही है कि कोई दूसरा सुपर पावर्ड व्यक्ति उसका डिस्ट्रेस सिग्नल देखकर उसकी मदद के लिए आएगा। उसकी सिचुएशन और खराब हो जाती है जब वो घने जंगल से एक खुले मैदान में निकलती है। उसे तबाही का एहसास होता है कि बिना कवर के जानवर उसे पकड़ ही लेगा। जैसा कि उसे डर था, क्रीचर नजदीक आता है, उसे पूरी तरह से कॉर्नर कर लेता है। ठीक उस वक्त जब जानवर हमला करने ही वाला होता है, शुद्ध पर्पल लाइटनिंग का एक विशाल बर्छा आसमान से नीचे आता है, क्रीचर के आगे टकराता है और उसके हमले को रोक देता है। शू जिंगमिंग लाइटनिंग की एक चमक में दिखता है, शॉक्ड जानवर और उसके बीच सुरक्षित खड़ा है। जैंग चुकवान पूरे शॉक में देखती रहती है, तुरंत अपने सेवियर को पहचान लेती है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। जंग चुकवान तो फ्रैंटिकली उसे दौड़ने को बोलती है, एक्सप्लेन करती है कि वो क्रीचर एक लो टियर 3rd रैंक ग्राउंड डिगिंग ड्रैगन है जिसे वो डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन शू जिंगमिंग उसकी वार्निंग को इग्नोर करता है, अपना स्पीयर जमीन में प्लांट करके कामली उस बीस्ट का सामना करता है जिसे वो स्टंड रह जाती है। फ्रस्ट्रेटेड कि वो नहीं सुनेगा, उसे रिस्पॉन्सिबल फील होता है। वो सोचती है कि अगर वो अकेली मर जाती तो एक अलग बात होती, पर वो इनोसेंट पर्सन को मरवाने का थॉट बेयर नहीं कर सकती। एक सेल्फलेस चॉइस लेते हुए वो उसके पास से दौड़ जाती है, चिल्लाते हुए कि वो भाग जाए, जबकि वो क्रीचर को रोकने की कोशिश करेगी। वो ग्राउंड डिगिंग ड्रैगन दहाड़ता है और उन दोनों की तरफ चार्ज करता है। जंग चुकवान फाइट के लिए प्रिपेयर करती है। इससे पहले कि वो एक्ट कर पाए, शू जिंगमिंग उसके पीछे अपनी पावर अनलीश करता है। वो क्रैकलिंग लाइटनिंग का एक मैसिव स्पीयर समन करता है और उसे उसके सर के ऊपर से चार्जिंग बीस्ट पर हर्ल कर देता है, जिससे वो स्टंट साइलेंस में देखती रह जाती है। वो एनर्जी स्पीयर इनक्रेडिबल स्पीड से नीचे आता है, बीस्ट के आर्मर्ड हेड के डायरेक्टली थ्रू पियर्स करता है, पर्पल लाइटनिंग और गोर के एक मैसिव एक्सप्लोजन में। क्रीचर कोलैप्स हो जाता है, उसका सर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जंग चुकवान कंप्लीट डिसबिलीफ में अपने घुटनों पर गिर जाती है, स्टैमर करती है कि वो फियरसम बीस्ट एक सिंगल इंस्टेंट अटैक में कैसे मर गया।
वो शू जिंगमिंग की तरफ देखती है, उसकी टेरिफाइंग पावर के बारे में सोचती है। वो रियलाइज करती है कि जो सोनिक बूम उसने पहले सुना था वो उसके वजह से था और वंडर करती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जबकि उसे सिर्फ अपर टियर सेकंड रैंक यूजर होना चाहिए। शू जिंगमिंग के लिए एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है किल कंफर्म करते हुए और उसे 36 एबिलिटी पॉइंट्स अवार्ड करते हुए। वो स्मर्क करता है सोचते हुए कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था उस बीस्ट से जिसके नाम में ड्रैगन है वो सेम रैंक के नॉर्मल बीस्ट से ज्यादा पॉइंट्स देता है। बैटल के बाद शू जिंगमिंग जंग चुकवान के पास आता है जो अभी भी जमीन पर है और पूछता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि वो फाइन है, बस घुटनों में कमजोरी फील हो रही है और उसे बचाने के लिए थैंक करती है। वो मॉडेस्टली रिप्लाई करता है कि कोई भी ऐसा ही करता और उसे उठने में हेल्प करता है। खड़े होकर जंग चुकवान कहती है कि वो उसकी जान बचाने के लिए उसकी बहुत कर्जदार है और वो फ्यूचर में कुछ भी मांग सकता है। शू जिंगपिंग पोलाइटली डिक्लाइन करता है पर कहता है कि उसके रूममेट के लिए एक ऑटोग्राफ फोटो सबसे बेस्ट रिवॉर्ड होगा। ये रिक्वेस्ट उसे सरप्राइज करता है पर वो अग्री करती है, कहती है कि उसके पास अभी नहीं है पर सप्लाई बेस पर दे सकती है। उसका अटेंशन फिर उसके वेपन की तरफ जाता है। वो उसे फेमस डार्क क्लाउड गेल स्पीयर रिकॉग्नाइज करती है और पूछती है कि क्या वो मोडू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वो कंफर्म करता है कि ये उसके मास्टर से एक गिफ्ट था। जंग चुकवान एक्सप्लेन करती है कि वेपन फेमस है क्योंकि ये इतना भारी है कि सिर्फ पावरफुल यूजर्स ही इसे यूज कर सकते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एलिमेंट्री एकेडमी की सेकंड ईयर स्टूडेंट है। ये सुन के शू जिंगमिंग उसे सीनियर कहकर ग्रीट करता है। वो इंटरनली नोट करती है कि उसने स्कूल में उसका नाम कभी नहीं सुना और कंक्लूड करती है कि वो बहुत लो की अपर क्लासमैन होगा। वो रियलाइज करता है कि वो उसे सीनियर समझती है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स थर्ड ईयर तक उसके पावर लेवल तक नहीं पहुंचते और वो उसे करेक्ट नहीं करने का फैसला करता है। अभी भी ऑ में जंग चुकवान मार्वल करती है कि वो स्ट्रॉन्ग अपर टियर थर्ड रैंक क्रीचर को इंस्टेंटली किल कर सकता है। जब वो जाने की तैयारी करता है वो उसे रोकती है। ब्लश के साथ वो शाइली पूछती है कि क्या वो थोड़ी देर उसके साथ ट्रैवल कर सकती है। एक्सप्लेन करती है कि वो अपने बॉडीगार्ड से अलग हो गई थी और विल्डरनेस में अकेली सरवाइव नहीं कर सकती। शू जिंगमिंग उसे रूइंड सिटी तक एस्कॉर्ट करने के लिए अग्री करता है जहां से वो सेफली वापस जा सकती है। वो खुश होकर थैंक करती है। जब वो चलते हैं वो सजेस्ट करती है कि वो बीस्ट की केव में वैल्यूएबल आइटम्स के लिए चेक करें जिसके वजह से उसने उस पर अटैक किया था। शू जिंगमिंग अग्री करता है कि ये वर्थ अ लुक है। रास्ते में वो पूछती है कि वो किस अकेडमी से है। जब वो कहता है कि वो वेपनरी अकेडमी से है वो कमेंट करती है कि वो उनके डीन यांग शेंटिन को जानती है जिनका एक बहुत फियर्स निकनेम है। शू जिंगमिंग कामली इन्फॉर्म करता है कि वो डीन ही उसका मास्टर है। ये रेवलेशन जंग चुकवान को फ्लस्टर्ड और एम्बैरस कर देता है और वो अपने टीचर के बारे में गलत बोलने के लिए प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज करती है। शू जिंगमिंग हैरान रह जाता है सोचते हुए कि एक कोल्ड ऑनलाइन आइस गॉडेस होने के नाते वो पर्सन में काफी चार्टर बॉक्स है। जंग चुकवान उसे एक डार्क रॉकी केव ग्राउंड डिगिंग ड्रैगन के लेयर तक लीड करती है। अंदर वो कॉशियसली उसे अपने पीछे रहने को कहता है क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आगे क्या डेंजर्स हैं। वो अग्री करती है, क्लोजली फॉलो करती है जबकि वो अपने स्पीयर को प्रोटेक्टिव लाइटनिंग से क्रैकलिंग करते हुए लीड करता है। उनका कॉशन जल्द ही अमेजमेंट में बदल जाता है। गहराई में वो एक हिडन ओएसिस डिस्कवर करते हैं। क्लियर टर्क्वाइज वाटर का एक छोटा स्प्रिंग रेयर और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के एक गार्डन से घिरा हुआ है। शू जिंगमिंग स्टन्ड है सेवरल हाई ग्रेड मेडिसिनल हर्ब्स आइडेंटिफाई करते हुए। उसका शौक बढ़ता है जब वो रियलाइज करता है कि वो स्प्रिंग एक एस ग्रेड अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग है, एक लेजेंडरी हीलिंग ट्रेजर। वो जंग चुआन की तरफ डिसबिलीफ में मुड़ता है, पूछता है कि क्या वो सर्टेन है। वो कंफर्म करती है, एक्सप्लेन करती है कि स्प्रिंग आसपास के प्लांट्स को नरिश करता है, उन्हें रेयर और पावरफुल हर्ब्स में बदल देता है। शू जिंगमिंग उसकी डीप नॉलेज से इम्प्रेस्ड होता है। वो प्राउडली रिवील करती है कि वो एक सर्टिफाइड सेकंड ग्रेड फार्मासिस्ट है, एक क्वालिफिकेशन जिसे वो जानता है कि अचीव करना बहुत मुश्किल है। उनकी फाइंड को असेस करने के बाद जंग चुआन एस्टिमेट करती है कि कम से कम 5 पोर्शंस ऑफ एस ग्रेड हीलिंग लिक्विड के लिए इनफ स्प्रिंग वाटर है। उसकी जान बचाने के थैंक्स के रूप में वो सेल्फलेसली पूरा ट्रेजर उसे ऑफर करती है। लेकिन शू जिंगमिंग एक फेयर डील प्रपोज करता है। वो सजेस्ट करता है कि वो स्प्रिंग वाटर स्प्लिट करें, वो 4 हिस्से लेगा और वो एक और हर्ब्स इक्वली डिवाइड करें। उसके जेनरस ऑफर से खुश होकर वो हैप्पीली एक्सेप्ट करती है। जब शू जिंगमिंग और जंग चुआन अपने फाइंडिंग्स डिवाइड कर रहे होते हैं, उसकी टीम ऑफ बॉडीगार्ड्स केव एंट्रेंस पर आती है। एक आदमी स्केप्टिकल होता है, क्वेश्चन करता है कि एक अनगार्डेड केव में क्या वैल्यूएबल हो सकता है। टीम लीडर उसे करेक्ट करता है, पॉइंट आउट करता है कि ट्रेसेस से पता चलता है कि ये एक थर्ड रैंक ग्राउंड डिगिंग ड्रैगन का लेयर है और ड्रैगन नेस्ट में अक्सर रेयर ट्रेजर्स होते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं, वो जंग चुआन और शू जिंगमिंग को अंदर पाकर सरप्राइज्ड होते हैं।
वो उनके सडन अपीयरेंस से स्टार्टल्ड हो जाती है। इंटरनली वरी करती है कि अगर ये एलीट टीम ऑफ थर्ड रैंक यूजर्स एस ग्रेड स्प्रिंग डिस्कवर कर लेती है तो मुश्किल होगी। लीडर उसे ग्रीट करता है, कहता है कि वो उसे ढूंढ रहे थे। फिर वो क्यूरियोसिटी से शू जिंगमिंग की प्रेजेंस नोट करता है। तेजी से सोचते हुए जंग चुआन एक्सप्लेन करती है कि शू जिंगमिंग उसके स्कूल का सीनियर है जिससे वो अभी मिली है। वो ट्रेजर की तरफ जेस्चर करती है, सजेस्ट करती है कि क्योंकि हर्ब्स हाई क्वालिटी हैं, उन्हें सबको शेयर करना चाहिए। लीडर स्मर्क करता है और एक्सेप्ट करता है, पर एक सबऑर्डिनेट उसके कान में फुसफुसाता है कि स्प्रिंग तो लेजेंडरी एस ग्रेड अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग लगता है, एक प्राइसलेस ट्रेजर। ये रेवलेशन इंस्टेंटली एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। बॉडीगार्ड्स की आंखें लाल चमकने लगती हैं ग्रीड के साथ जब वो इमेंस वैल्यू रियलाइज करते हैं। दोनों शू जिंगमिंग और जंग चुआन उनके डिमीनर में इमीडिएट शिफ्ट सेंस करते हैं। लीडर का फ्रेंडली फसाद ड्रॉप हो जाता है, उसकी जगह एक मेनेसिंग ग्रिन ले लेता है जब वो रिमार्क करता है कि वो ज्यादा ऑनेस्ट नहीं लगती। डेंजर रियलाइज करते हुए जंग चुआन ट्रेजर सरेंडर करने का फैसला करती है। वो कहती है कि टीम सब कुछ ले सकती है और शू जिंगमिंग को खींचने की कोशिश करती है। जब वो नहीं हिलता, वो अर्जेंटली फुसफुसाती है कि बॉडीगार्ड सब पीक थर्ड रैंक यूजर्स हैं और उनके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन शू जिंगमिंग कामली रिप्लाई करता है कि वो अपने आप को उनसे कमजोर नहीं समझता। वो ऐड करता है कि अगर वो ट्रेजर छोड़ भी देते हैं तो टीम उन्हें जिंदा नहीं जाने देगी। एक चिलिंग थॉट जैसे वो सच रियलाइज करती है। टीम लीडर हंस पड़ता है शू जिंग्स की बात कंफर्म करते हुए। वो एडमिट करता है कि लड़के का टोन एरोगेंट है, पर उसका गैस सही है। वो अपनी रूथलेस लॉजिक एक्सप्लेन करता है। जंग चुआन फेमस है, अगर वो उसे जाने देते हैं तो वो उन्हें ऑनलाइन एक्सपोज कर सकती है और उनका करियर बर्बाद कर सकती है। इसलिए वो कंक्लूड करता है कि उन दोनों को मार देना और सीक्रेट को केव में हमेशा के लिए दफन कर देना ज्यादा सेफ है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। लायबिलिटी नहीं बनना था तो जांग चुकवान ने एक मुश्किल चॉइस किया। उसने एक लाल पावर बढ़ाने वाली ब्लड बर्स्ट पिल निकाली और खा ली। वो अपने रेस्क्यूअर के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। पिल का असर तुरंत हुआ। उसकी ए रैंक आइस सुपर पावर एकदम से बहुत बढ़ गई। उसने अपनी पावर छोड़ दी, ग्राउंड पर फ्रॉस्ट की एक वेव भेजी जिससे बॉडीगार्ड्स के पैर जमने लगे। टीम लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ऑर्डर दिए। उसने एक आदमी जो चोंग को बोला कि पहले शू जिंगमिंग से निपटाओ, जिसे वो मजाक में जैंग चुकवान का लवर बोल रहा था। बाकी टीम को केव का एंट्रेंस सिक्योर करने को बोला। प्लान सेट होने के बाद लीडर ने अपना ध्यान जैंग चुकवान की तरफ किया। उसका शरीर बदल गया। उसकी सी रैंक एबिलिटी ने उसे एक बहुत बड़ा खतरनाक सेबर टूथ टाइगर बना दिया। उसने धमकी दी कि उसकी लाइफ आज खत्म हो जाएगी। उसके आदमी गंदी और बदतमीजी वाली बातें करने लगे। बोल रहे थे कि उसे मारने से पहले सब रिकॉर्ड कर लो, जिससे उनका मॉन्स्ट्रस नेचर दिखा। जैंग चुकवान को मायूसी हुई। उसे डर लगा कि वो इंसान की शक्ल में जानवर से लड़ रही है। उसे ऐसी जगह मरना मंजूर नहीं था। उसका सबसे बड़ा अफसोस ये था कि उसने शू जिंगमिंग को भी इस खतरनाक सिचुएशन में घसीट लिया। वो उसे वॉर्न करने के लिए मुड़ती है, पर जो देखती है उसे शॉक लगता है। पलक झपकते ही लड़ाई बदल गई। टाइगर बने लीडर की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने मूवमेंट महसूस की। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले शू जिंगमिंग जो चोंग के पीछे आ गया था। उसकी स्पीयर उस आदमी की छाती के पार थी। बॉडीगार्ड गिर गया, एक पल में हार गया। शू जिंगमिंग ने ठंडे तरीके से उस हारे हुए दुश्मन को देखा और बोला कि थर्ड टियर फाइटर भी ज्यादा थ्रेट नहीं है। लीडर हैरान था शू जिंग की जबरदस्त स्पीड से। उसे समझ नहीं आया कि उसका मिड टियर थर्ड रैंक सबऑर्डिनेट इतनी आसानी से कैसे हार गया। उसने गुस्से से रियलाइज किया कि उसने सिचुएशन को गलत जज कर लिया। शू जिंगमिंग ही असल खतरा है। दहाड़ मारते हुए उसने अपना अटैक किया। अपनी बड़ी एक्स को डेविस्टेटिंग टाइगर रोड स्लैश में घुमाया, लेकिन शू जिंगमिंग ने आसानी से उस पावरफुल ब्लो को डॉज किया। उसका शरीर पर्पल लाइटनिंग की तरह ब्लर था। डॉज करते हुए उसने अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ एनालाइज की। उसने सोचा कि पीक थर्ड टियर कैप्टन की रॉ पावर उससे बहुत ज्यादा है और उसे रियलाइज हुआ कि वो अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। टाइगर बने लीडर और उसके आदमी शू जिंग की पावर देखकर कंफ्यूज हो गए। रियलाइज करके कि वो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ रहा है, शू जिंगमिंग ने डिसाइड किया कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। उसने एक हिडन पावर छोड़ दी, अपना थंडर एक्सट्रीम मोड ऑन किया। उसके अंदर से जबरदस्त वायोलेंट पर्पल लाइटनिंग निकली। उसकी शर्ट फट गई और एक नया मस्कुलर शरीर दिखा। जैंग चुकवान हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अवे और कंसर्न दोनों था।
इस ट्रांसफॉर्मेशन की जबरदस्त पावर ने टाइगर लीडर को शॉक कर दिया, जो डार्क घूमती हुई एनर्जी को देख रहा था और सोच रहा था कि शू जिंगमिंग किस तरह का मॉन्स्टर है। शू जिंगमिंग का लुक पूरा बदल गया। उसकी आंखें अब चमकती हुई ब्लू थीं, स्लिट वाली प्यूपिल्स और 2 बड़े डिमोनिक हॉर्न्स उसके सर से निकले। उसका डरावना नया रूप पूरा हो गया। उसे पावर का ये जबरदस्त जोश बहुत अमेजिंग लगा। थोड़ा शॉक होने के बाद लीडर ने इस चेंज को हटा दिया, ये सोचकर कि ये बस डराने के लिए कोई स्पेशल मोड है। अपनी कॉन्फिडेंस वापस पाकर वो फिर से अटैक करने को तैयार हुआ। एक खतरनाक ग्रिम के साथ शू जिंगमिंग आगे बढ़ा। दोनों वॉरियर्स टकराए। लीडर ने लाइंग टाइगर स्टोन नाम की एक डिफेंसिव स्किल यूज की। उसे यकीन था कि उसका आर्मर लोअर रैंक यूजर के किसी भी अटैक को झेल लेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ जब शू जिंगमिंग का अपना लाइटनिंग गेल स्लैश उसके वेपन से टकराया। शू जिंगमिंग के अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि लीडर का पावरफुल आर्मर टूट गया। इस इम्पैक्ट से वो बड़ा टाइगर आदमी पीछे उड़ता हुआ गया, पूरी तरह से हार गया। शू जिंगमिंग कॉन्फिडेंस से अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में खड़ा था, डिक्लेयर करते हुए कि उसका शरीर अब 3 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसी पावर जिसे लीडर की टफ बीस्ट लाइक हाइट भी नहीं झेल पाई। लड़ाई खत्म नहीं हुई। जब उनका लीडर हार गया तो एक और बॉडीगार्ड शू जिंगमिंग पर लपका एक पावरफुल बी रैंक स्किल द फ्लेम क्लॉ छोड़ दी। अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में भी शू जिंगमिंग का कंट्रोल परफेक्ट था। उसने आसानी से आग वाले अटैक को अपनी लाइटनिंग से ब्लॉक कर दिया। बॉडीगार्ड हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी एडवांस टेक्निक इतनी आसानी से एक सपोजिडली लोअर रैंक्ड अपोनेंट से कैसे रुकती। शू जिंगमिंग उस हारे हुए बॉडीगार्ड पर खड़ा था। अपने अपोनेंट की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसने बोला कि पीक 3rd टियर फाइटर से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर डिक्लेयर किया कि वो एक आखिरी ब्लो से फाइट खत्म कर देगा। डर के मारे वो आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगा। शू जिंगमिंग को अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग और उसकी पूरी सेविंग्स ऑफर की। शू जिंगमिंग ने ठंडे तरीके से उसकी अपील को डिसमिस कर दिया, बोलकर कि भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। जंग चुकवान ये सब देखती रही। उसका दिमाग घूम गया। उसने सोचा कि वो टीम जिसे उसने बहुत पैसा देकर हायर किया था और जिसका कैप्टन इनविंसिबल माना जाता था, वो पूरी तरह से टूट गई। उसने कभी भी अपने यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट का इतना पावरफुल रिकॉर्ड नहीं सुना था, जिससे वो सोचने लगी कि उसकी एबिलिटी शायद S रैंक हो सकती है। जब बाकी सब हार गए तो शू जिंगमिंग ने अपना ध्यान बचे हुए बॉडीगार्ड्स पर किया। अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में उसने थंडर टिरानोसॉरस ब्लड से आने वाली वायलेंट खून प्यासी अर्जेस को फिर से महसूस किया और धमकी देते हुए उन्हें बोला कि अब उनकी बारी है। वो 2 आदमी डर से जम गए, उसे डीमन कहने लगे। शू जिंगमिंग ने हंस के बोला कि उन खूनियों के कंपैरिजन में वो खुद को बहुत ज्यादा इंसान मानता है। रियलाइज करके कि वो आउटमैच्ड है, बचे हुए आदमियों ने एक आखिरी डेस्परेट स्टैंड लिया। अपने लीडर के कमांड पर उन सब ने अपनी अपनी ब्लड बर्स्ट पिल्स खा ली, मरने तक लड़ने की तैयारी की। इसके बाद की लड़ाई बहुत तेज और ब्रूटल थी। सीन आगे बढ़ता है जहां शू जिंगमिंग अब अपने नॉर्मल फॉर्म में पर शर्टलेस पूरी टीम की हारी हुई लाशों के बीच जीता हुआ खड़ा था। उसके थंडर एक्सट्रीम मोड की जबरदस्त पावर ने अपना टोल लिया था। वो एक पत्थर की दीवार से सहारा लेकर खड़ा था, तेज सांस ले रहा था और पूरी तरह से थक चुका था। उसने सोचा कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त पावरफुल है, एनर्जी ड्रेन बहुत सिवियर है। इसे सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा यूज करना उसने रियलाइज किया कि कई घंटे लड़ने से भी ज्यादा थकाऊ है। इस इंटेंस लड़ाई के बाद एक परेशान जंग चुकवान शू जिंग के पास दौड़ी और पूछा कि क्या वो ठीक है। अपनी थकान के बावजूद उसने उसे भरोसा दिया कि वो ठीक है और सजेस्ट किया कि वो वैल्यूएबल स्प्रिंग वाटर और जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ले रेस्ट करने से पहले। साफ सुथरी स्प्रिंग के पास खड़े होकर जंग चौकवान ने राहत महसूस की कि खूनी लड़ाई ने प्रेशियस रिसोर्स को खराब नहीं किया। वो ध्यान से कई ग्लास बॉटल्स को अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग के पावरफुल पानी से भरने लगे। खत्म करने के बाद शू जिंगमिंग ने नोट किया कि उन्होंने एस्टिमेट से भी ज्यादा इकट्ठा कर लिया। उसने 1.5 बॉटल जंग चौकवान को दी, इंसिस्ट किया कि वो ये उसका हिस्सा ले ले, ये मानते हुए कि उसने भी मेहनत से लड़ाई की। उसकी दरियादिली से खुश होकर उसने जोश से थैंक किया, लेकिन उनकी राहत का पल छोटा रहा। अचानक जंग चौकवान लड़खड़ा गई और दर्द से चिल्ला उठी। वो शू जिंगमिंग के आगे गिर गई, डर से रियलाइज करते हुए कि उस ब्लड बर्स्ट पिल का सिवियर साइड इफेक्ट जो उसने पहले ली थी आखिरकार शुरू हो गया था। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।
ब्लड बर्स्ट पिल के सीरियस साइड इफेक्ट्स ने आखिरकार जंग चुकवान को जोर से हिट किया। वो दर्द से चीख उठी और शू जिंगमिंग के ऊपर गिर गई। वो हैरान हुआ पर उसने उसे पकड़ लिया। जमीन पर लेटते हुए उसने सोचा कि वो कितनी बेकार है, अपनी एनर्जी यूज नहीं कर पा रही थी और इतनी कमजोर थी कि स्पेस रिंग से कपड़े भी नहीं निकाल सकती थी। कांपते और शर्माते हुए उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने चिंता की कि वो कितना बुरा इंप्रेशन दे रही है। उसकी हालत देखकर शू जिंगमिंग ने कहा कि पिल के साइड इफेक्ट्स बहुत तेज हैं और वो उसे आराम करने के लिए कहीं ले जाएगा। जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे वो हैरान और घबरा गई। जब वो उसे ले जा रहा था उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि क्या ये इसलिए है क्योंकि ये पहली बार था कि वो एक आदमी के इतने करीब थी। शू जिंगमिंग उसे एक छोटे घास के मैदान में ले गया और आराम से नीचे रख दिया। उसने उसे वहीं आराम करने को कहा जब तक वो बाकी हर्ब्स इकट्ठा करता है। जाने से पहले उसने अपनी काली शर्ट उतारकर उसे दी ताकि वो अपने आप को ढक सके। जंग चुकवान ने उसे ले लिया, सोच रही थी कि वो कितना अच्छा और ध्यान रखने वाला है। जब वो रिकवर कर रही थी, शू जिंगमिंग का ध्यान हारे हुए बॉडीगार्ड्स की तरफ गया। उसने एक की स्पेस रिंग निकाली और उसके कंटेंट्स चेक किए। उसने सोचा कि एलीट टीम से लूट डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि उसे सिर्फ कुछ कैश, बीस्ट मटेरियल्स, हर्ब्स और एक सी ग्रेड कॉम्बैट टेक्निक मिली। दोनों रिंग्स को पकड़े हुए उसने उम्मीद की कि वो उन्हें बेचकर एक सिंगल बड़ी रिंग ले सकता है। सोच रहा था कि उसकी लंबी बर्छी लॉन्ग स्पीयर उठाना बहुत इनकन्वीनियंट है। जमीन से जंग चुकवान ने उसे आवाज दी। उसने एक्सप्लेन किया कि अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग उसकी कमजोरी में हेल्प कर सकता है और डरते हुए पूछा कि क्या वो उसे एक घूंट दे सकता है। शू जिंगमिंग ने उसे वायल में थोड़ा सा स्प्रिंग वाटर दिया और उसने उसे जोश से पी लिया। तुरंत उसने चैन की सांस ली क्योंकि उसकी ताकत वापस आना शुरू हो गई थी। जंग चुकवान ने शू जिंगमिंग को बताया कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रही है। हालांकि उसने एस्टिमेट लगाया कि उसे पूरी तरह रिकवर होने में 3 से 4 घंटे और लगेंगे। उसने हैरानी से कहा कि पिल के साइड इफेक्ट्स को काउंटर किया जा सकता है और एस ग्रेड अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग को चमत्कारी बताया। शू जिंगमिंग ने उसके रिकवरी टाइम पर ध्यान दिया और रियलाइज किया कि कुछ घंटों में रात हो जाएगी। उनकी सेफ्टी के लिए उसने सजेस्ट किया कि वो रात भर गुफा में आराम करें। अंधेरी गुफा में एक आदमी के साथ रात बिताने की सोच से जंग चुकवान पूरी तरह शॉक्ड और घबरा गई। जब शू जिंगमिंग ने उसकी राय पूछी, शर्माती हुई जंग चुकवान ने धीरे से हाँ कर दी। उसे बताया कि वो उसका कहाँ मानेगी। अगली सुबह सूरज जंगल से चमका। पूरी तरह ठीक हो चुकी जंग चुकवान ने अपनी बाहें फैलाई, फ्रेश महसूस किया। उसने कमेंट किया कि जंगल की हवा कितनी अच्छी है। मजाक में कहा कि अगर डेंजरस जानवर ना होते तो वो 1 महीने तक रुक सकती थी। उसने शू जिंगमिंग की तरफ देखा और अपनी पिछली रात की चिंताओं पर विचार किया। अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन के लिए खुद को डांटते हुए उसने कंक्लूड किया कि वो ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो डर रहा था। फिर भी उसे थोड़ी सी निराशा महसूस हुई। उसकी सोचों में रुकावट आई जब शू जिंगमिंग ने कहा कि चलने का टाइम हो गया है और वो उसे जंगल के किनारे तक छोड़ देगा। हैरान होकर उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों फिर शू जिंगमिंग के आगे चलते हुए तेज दौड़ने लगे। अचानक वो तेजी से रुका, अपना हाथ आगे करके उसे आगे जाने से रोका। एक पल बाद एक बहुत बड़ा आग वाला क्रीचर उनके सर के ऊपर से कूद गया। जंग चुकवान डर से ऊपर देखी, उसे पावरफुल 5th टियर ब्लेजिंग टाइगर के रूप में पहचाना। बड़ा जानवर उनसे काफी आगे जमीन पर उतर और भागता रहा। पेड़ के पीछे से झांकते हुए शू जिंगमिंग ने सोचा कि क्या टाइगर ने उन्हें देखा नहीं, पर जंग चुकवान ने उसकी घबराहट को देखा और सजेस्ट किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब उसने रियलाइज किया कि उसका पीछा क्या कर रहा होगा। लाल आंखों वाले भूरे भेड़िए जैसे जानवरों की एक बहुत बड़ी भीड़ तेज से गुजरी। धीमी आवाज में जंग चुकवान ने एक्सप्लेन किया कि वो आयरन टूथ रैट्स हैं। उसने साफ किया कि भले ही वो सिर्फ 1st टियर बीस्ट्स हैं, पर स्वॉर्म में वो इनक्रेडिबल तरह से डेंजरस हैं और 6th टियर पावर हाउस को भी हरा सकते हैं। अब वो समझ गई थी कि ब्लेजिंग टाइगर को क्यों भागना पड़ा। स्वॉर्म का सामना करते हुए जंग चुकवान घबरा गई और शू जिंगमिंग को भागने के लिए अर्ज किया। तुरंत रिएक्ट करते हुए शू जिंग ने उसका हाथ पकड़ा और वो मुड़कर दौड़ने लगे जब चूहों का होड़ उनका पीछा कर रहा था। जब वो तेज दौड़ रहे थे, शू जिंगमिंग जानता था कि चूहों में इनक्रेडिबल स्टैमिना है जिससे सिर्फ भागना इम्पॉसिबल था। सप्लाई बेस 90 किलोमीटर दूर होने के कारण उसने रियलाइज किया कि उन्हें तेज चलना होगा। उसकी बर्छी उसे धीमा कर रही थी और उसने डिक्लेयर किया कि उसे यूज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जंग चुकवान ने तुरंत सॉल्यूशन ऑफर किया। उसे बताया कि उसकी स्पेस रिंग इतनी बड़ी है कि उसे रख सकती है। उसने आसानी से भारी बर्छी स्टोर कर दी जिससे वो फ्री हो गया।
अब बहुत हल्का शू जिंगमिंग ने नोट किया कि हाथ पकड़कर चलना अब भी बहुत धीमा है। उसने सजेस्ट किया कि उसे अपनी पीठ पर उठा लेना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये प्रपोजल सुनकर हैरान जंग चुकवान स्पीचलेस रह गई। उसके विरोध करने से पहले उसने तेजी से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और भी तेज स्पीड से भागना जारी रखा। धे मैंगो। वो आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर एक तबाह हो चुके शहर में पहुंचे। हालांकि उनकी राहत ज्यादा देर नहीं चली। उन्होंने स्वॉर्म को एक और जानवर की लाश को खाते हुए देखा। शू जिंगमिंग ने दुख से रियलाइज किया कि उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। चूहों की लहर रैट टाइड ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था, घिर चुका। उसने डिक्लेयर किया कि उन्हें लड़ना होगा। उसने अपना थंडर एक्सट्रीम मोड एक्टिवेट किया। उसका शरीर पर्पल लाइटनिंग से फट पड़ा और उसके सर से डेमोनिक सींग निकल आए। उसने डरी हुई जंग चुकवान से कसकर पकड़ने को कहा जब उसने होड़ में घुसना शुरू किया। धर मांझे। वो विनाशकारी एनर्जी का एक ब्लर बन गया, चूहों को काट रहा था और हर किल के लिए एबिलिटी पॉइंट्स कमा रहा था। इधर एक मिलिट्री आउटपोस्ट पर मैनेजर वोंग चुआंग और उसकी टीम क्राइसिस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया कि रैट टाइड 3 लाख से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वोंग चुआंग दुख से देखते हुए कहा कि ये इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक सबऑर्डिनेट ने फंस चुके एबिलिटी यूजर्स का मैप दिखाया। अफसोस किया कि ज्यादातर शायद खाए जाएंगे। वोंग चुआंग को शू जिंगमिंग की चिंता थी। सोच रहा था कि जब तक उसका मास्टर यांग गेंटियन दाखिल नहीं होता, कोई नहीं उसे बचा सकता अगर वो फंस गया। अचानक एक सोल्जर ने मॉनिटर्स पर पर्पल लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा गोला देखा। वोंग चुआंग ने अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया। रिपोर्ट आई कि टारगेट 80 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। सैनिकों ने गोलियां चलाई, पर उनकी गोलियां उस पावरफुल एनर्जी बैरियर के खिलाफ बेकार थीं। अपनी पूरी पावर छोड़ते हुए शू जिंगमिंग अब भी अपनी डेमोनिक फॉर्म में जंग चुकवान के साथ ऊंचा हवा में कूदा, मिलिट्री ब्लॉकेड के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। धैर्य मांझे। वो हैरान सैनिकों के बीच आराम से उतर गया और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फेड हो गई। सैनिक स्टन्ड साइलेंस में रह गए। एक ने चिल्लाकर कहा कि उसने सोचा था कि पास आती हुई एनर्जी लाइटनिंग बीस्ट थी, इंसान नहीं। दूसरे ने आदमी के डरावने ऑरा पर कमेंट किया, जबकि तीसरे को लड़की का सिलुएट अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस शर्टलेस और थका हुआ शू जिंगमिंग ने जंग चुकवान को बताया कि वो सप्लाई बेस तक पहुंच गए हैं और सेफ हैं। चैन की सांस लेती हुई जंग चुकवान ने उसका हाथ पकड़ा, उसे थैंक यू कहा। तभी मैनेजर वोंग चुआंग दौड़ते हुए आया। शू जिंगमिंग को पहचाना। उसने पूछा कि क्या वो उसके बचने के बाद हेल्प कर सकता है। शू जिंग ने एक्सप्लेन किया कि वो पहाड़ी एरिया से 40 मिनट से ज्यादा तक दौड़ा है और थक चुका है, सिर्फ आराम करने के लिए एक कमरा मांगा। अंदर ही अंदर वोंग चुआंग हैरान में था। जानता था कि पहाड़ 90 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। उसने सोचा कि चौथे टियर का एबिलिटी यूजर भी इतनी दूर से होड़ को तोड़कर आने में स्ट्रगल करेगा। मदद करने के लिए बेचैन वोंग चुआंग ने एक कमरा अरेंज करने की पेशकश की, पर जंग चुआन बीच में आई, डिक्लेयर किया कि वो उसका ध्यान रखेगी। जब वो थके हुए शू जिंगमिंग को सहारा दे रही थी, पास के सैनिक बातें करने लगे। उन्होंने उसे गॉडेस जंग के रूप में पहचाना और कमेंट किया कि जवान आदमी कितना लकी है। उन्होंने उनके रिश्ते के बारे में स्पेक्युलेट किया। एक सोल्जर अफसोस कर रहा था कि उसकी गॉडेस चोरी हो गई है। पूरे 2 दिन और रातें बाद शू जिंगमिंग आखिरकार एक आरामदेह बेड पर जागा। उसने जंग चुआन को अपने पास पाया, जिसने खुश चेहरे से उसका स्वागत किया। उसने उसे बताया कि वो बहुत देर से सो रहा था और वो उसे रिकवर होने में हेल्प करने के लिए थोड़ा अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग देने वाली थी। इतनी देर तक सोने पर हैरान शू जिंगमिंग ने विल्डरनेस के बारे में पूछा। जंग चुआन ने उसे इन्फॉर्म किया कि रैट टाइड अभी तक कम नहीं हुआ है, इसलिए एरिया लॉकडाउन में है। उसने आगे कहा कि जब ये खत्म हो जाएगा तो शायद बहुत कम जानवर बाकी रहेंगे। रुकने का कोई कारण नहीं है। रियलाइज करते हुए शू जिंगमिंग ने यूनिवर्सिटी वापस जाने का डिसाइड किया, क्योंकि सेमेस्टर शुरू होने वाला था। ये सुनकर जंग चुआन ने कहा कि वो भी वापस जा रही है और सजेस्ट किया कि वो साथ में ट्रैवल करें। शू जिंगमिंग तुरंत मान गया। जैसे ही वो प्लान्स बना रहे थे, जंग चुआन को कुछ याद आया जिसका उसने वादा किया था। उसने उसे ऑटोग्राफ्ड पिक्चर दिया जो उसने मांगा था। शू जिंगमिंग के पूरे सरप्राइज के लिए फोटो में वो कम कपड़ों यानी रिवीलिंग लॉन्जरी में सजेस्टिवली पोज कर रही थी, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अलग। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। फोटो देखकर शर्माते हुए शू जिंगमिंग ने जंग चुकवान को समझाया कि वो अपने एक दोस्त के लिए मांग रहा था, ये सजेस्ट करते हुए कि ये वाली शायद बहुत इनअप्रोप्रिएट है, और कोई और ऑर्डिनरी फोटो मांगी। जंग चुकवान हैरान हुई।
रियलाइज करते हुए कि उसने उसके इरादों को गलत समझ लिया था। अंदर ही अंदर जैंग चुकवान शर्मिंदा हुई, खुद को डांटते हुए कि उसने क्यों सोचा कि वो उसमें इंटरेस्टेड था। घबराकर उसने उसे एक नई फोटो देने की पेशकश की और उस रिवीलिंग वाली को वापस मांगा, लेकिन शू जिंगमिंग ने तस्वीर को देखा और शर्माते हुए पूछा कि क्या वो उसे अपने पास रख सकता है, जिस पर वो हैरान हुई। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई जब उसने उसे कहा कि हाँ बिल्कुल रख सकता है। टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए एक फ्लस्टर्ड शू जिंगमिंग ने कहा कि क्योंकि वो 2 दिन से सो रहा था, उसे उनके वापस जाने के लिए एक ट्रेन टिकट बुक करनी होगी। जैंग चुकवान ने ट्रेन के आइडिया को खारिज कर दिया, समझाते हुए कि वो अपनी कार चलाकर आई थी और उसे अपने साथ राइड वापस देने की पेशकश की। थोड़ी देर बाद वो एक स्टाइलिश येलो कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार में वापस जा रहे थे। जब वो ट्रैवल कर रहे थे, शू जिंगमिंग ने कमेंट किया कि सिर्फ उसके जैसी मेजर ऑनलाइन सेलिब्रिटी ही ऐसी लिमिटेड एडिशन कार रख सकती है, और नोट किया कि ये उसका पहला बार सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल में है। जैंग चुकवान ने आम तरीके से समझाया कि इसे मैनेज करना आसान है। वो जल्दी ही मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी कैंपस वापस पहुंच गए। कैजुअल कपड़ों में बदलकर वो कार से बाहर निकले और शू जिंगमिंग अब अपना स्पीयर अपने कंधे पर रखे हुए था। उनका आना अनकही नहीं गया, क्योंकि स्टूडेंट्स शू जिंगमिंग के हैंडसम रूप की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दुख भी जता रहे थे कि उसकी एक उतनी ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड लगती है। कैंपस में चलते हुए शू जिंगमिंग सोचता है कि जितना समय वो दूर रहा है, उसके ताकत में कितना बदलाव आया है। जैंग चुकवान पूछती है कि उसका डॉम किस डिस्ट्रिक्ट में है। वो उसे बताता है डिस्ट्रिक्ट 3। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट 2 में रहती है, वो सजेस्ट करती है कि उन्हें वहीं अलग हो जाना चाहिए। अलग होने से पहले जैंग चुकवान शू जिंगमिंग को कहती है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। वो सहमत होता है। जैसे ही वो अलग होने ही वाले थे, जैंग चुकवान तेज से आगे बढ़ी, शू जिंगमिंग को हैरान करते हुए। वो झुक कर उसे गाल पर एक छोटी सी किस देती है। एक प्लेफुल मुस्कान के साथ वो उससे कहती है कि ये उसकी जान बचाने के लिए एक छोटा सा थैंक यू है। फिर वो बाय बोलती है और चली जाती है, एक शर्माते हुए शू जिंगमिंग को पीछे छोड़कर। वो अपने गाल को छूता है, उस जेस्चर को अभी भी प्रोसेस कर रहा था और सोचता है कि उसे जबरदस्ती किस किया गया था। बाद में अपने लग्जरियस डॉम में जैंग चुकवान अपने बेड पर बैठी है, सोचते हुए कि शू जिंगमिंग जैसा पावरफुल इंसान अनजान नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हुए वो अपना लैपटॉप खोलती है उसकी जानकारी सर्च करने के लिए। वो सोचती है कि रीसेंट कैंपस बज़ सिर्फ फ्रेशमैन के बारे में है। जल्दी ही उसे उसकी डिटेल्ड फाइल मिल जाती है। जब वो पढ़ती है, उसका एक्सप्रेशन पूरे शॉक में बदल जाता है। वो डिस्कवर करती है कि शू जिंगमिंग एक फ्रेशमैन है, एक अपर टियर 2nd रैंक यूजर। एक पाउट के साथ वो रियलाइज करती है कि वो उसे पूरे समय सीनियर बुला रही थी और उससे एक बड़ा झूठा कहती है। वो प्लेफुली कसम खाती है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो अपने जूनियर ब्रदर को ट्रोल करेगी। इसी दौरान अपने डॉम में वापस शू जिंगमिंग ट्रिप से अपने गेन्स को रिव्यू करता है। उसने अपने मिशंस पूरे कर लिए, 2 स्पेस रिंग्स हासिल किए और अब उसके बैंक अकाउंट में 25 मिलियन से ज्यादा है। उसे अफसोस है कि रैट टाइड ने उसकी हंट को छोटा कर दिया, उसे और एबिलिटी पॉइंट्स कलेक्ट करने से रोक दिया। उसका सिस्टम पैनल अपर 2nd टियर यूजर के रूप में उसकी नई स्टेटस को कंफर्म करता है, एक S रैंक एबिलिटी के साथ, और उसके पास 3712 एबिलिटी पॉइंट्स हैं। उसे कॉन्फिडेंस है कि ये पावरफुल S रैंक कॉम्बैट टेक्निक सीखने के लिए काफी है। उसकी सोचों में उसका रूममेट लियू वेंताओ रूम में घुस जाता है। वो चिल्लाता है कि शू जिंगमिंग आखिर वापस आ गया है और उसे पहले से ना बताने पर डांटता है, कहते हुए कि वो रैट टाइड के बारे में सुनकर परेशान था। शू जिंगमिंग कंफर्म करता है कि टाइड हुई थी, लेकिन उसे भरोसा देता है कि मिलिट्री अब इसे हैंडल कर रही है। जब वो बोलता है, लियू वेंताओ को अचानक अपने रूममेट की ऑरा में बदलाव महसूस होता है। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि शू जिंगमिंग 2nd टियर में ब्रेक हो गया है। शू जिंगमिंग शांति से उसे ठीक करता है, कहते हुए कि वो अब एक अपर 2nd टियर यूजर है। लियू वेंताओ हैरान है। शू जिंगमिंग समझाता है कि उसे कुछ नियर डेथ इनकाउंटर्स हुए, लेकिन वो बचने और ब्रेक थ्रू हासिल करने में लकी था। लियू वेंताओ इम्प्रेस होता है, कहते हुए कि शू जिंगमिंग कोई आम इंसान नहीं है और सोचता है कि क्या उसे भी स्ट्रॉन्गर होने के लिए लाइफ और डेथ सिचुएशन ट्राई करनी चाहिए। शू जिंगमिंग तुरंत उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है, अपने दोस्त को बताते हुए कि उसकी सिचुएशन स्पेशल थी और विल्डरनेस उसके लिए बहुत डेंजरस है। लियू वेंताओ ना जाने के लिए सहमत होता है, फिर कुछ इम्पोर्टेंट याद करता है।
वो शू जिंगमिंग को बताता है कि सोंग चू उसे कई बार ढूंढने आई थी और सजेस्ट करता है कि उसे कांटेक्ट करना चाहिए। शू जिंगमिंग कहता है कि वो करेगा। फिर उसे वो गिफ्ट याद आता है जो वो वापस लाया था। वो कंफ्यूज्ड लियो वेंताओ को ऑटोग्राफ्ड फोटो देता है। एक पल बाद लियो वेंताओ का कंफ्यूजन प्योर एक्सटेसी में बदल जाता है। उसकी आंखें हार्ट्स में बदल जाती हैं जब वो गॉडेस जांग की फोटो को घूर रहा था और वो प्योर जॉय की चीख मारता है। यूनिवर्सिटी में वापस शू जिंगमिंग बैटल टेक्निक लाइब्रेरी जाता है। वो सोचता है कि उसने जो 4 मिशंस पूरे किए उनसे उसे 871 क्रेडिट्स मिले। उन्हें जमा करने का एक तेज तरीका। एक डेस्क पर बैठकर वो एआई ईवा को बुलाता है और उसे कहता है कि सारे अवेलेबल एस रैंक लाइटनिंग कॉम्बैट टेक्निक्स दिखाए। तुरंत ही पावरफुल स्किल्स दिखाते हुए होलोग्राफिक डिस्प्लेज आते हैं। वो थंडर मार्क जैसी टेक्निक्स देखता है जो मैसिव लाइटनिंग डैमेज पहुंचाती है और थंडर प्रिजन जो एक टूटने वाली लाइटनिंग बैरियर बनाती है। जब वो ब्राउज कर रहा था वो हैरान था कि मधु यूनिवर्सिटी जैसा टॉप टियर स्कूल सिर्फ 20 से थोड़ी ज्यादा एस रैंक लाइटनिंग टेक्निक्स है। जानते हुए कि ये स्किल्स उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हैं, वो ध्यान से चुनने का फैसला करता है। वो ऑप्शंस को छानना जारी रखता है। आखिर में 2 पर फोकस करता है। हेवनली थंडर आर्ट, एक रेंज्ड एबिलिटी जो नेचुरल लाइटनिंग बुलाती है, और थंडर आर्मर, एक डिफेंसिव स्किल जो एक शील्ड बनाती है। वो फैसला करता है कि ये लॉन्ग रेंज ऑफेंस और डिफेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जबकि एक आम इंसान को स्पेशलाइज करना पड़ सकता है। शू जिंगमिंग स्मर्क करता है सोचते हुए कि अपने चीट सिस्टम के साथ वो उन्हें बस सब ले सकता है। वो डिस्कवर करता है कि हेवनली थंडर आर्ट एक और पावरफुल एसएसएस रैंक टेक्निक जिसे मायाड हेवनली थंडर गाइड कहते हैं के लिए एक प्री रेक्विजिट है। वो मैनुअल पढ़ना शुरू करता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से हैरान हो जाता है। उसे अपनी थंडर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी टेक्निक से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। मुश्किल कंटेंट उसे पसीना दिलाता है और वो सोचता है कि ये उसकी पिछली जिंदगी में अपने डॉक्टरल स्टडीज के दौरान प्रोफेशनल लिटरेचर समझने से भी ज्यादा मुश्किल है। 6 घंटे की गहरी पढ़ाई के बाद एक थका हुआ शू जिंगमिंग अपनी डेस्क पर गिर जाता है। वो आह भरता है। आखिर में एक बेसिक समझ हासिल कर चुका था। वो फैसला करता है कि इतना मैनुअल एफर्ट काफी है और अब उसके सिस्टम का समय है कि वो कमांड संभाले। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपने सिस्टम डीप ब्लू को बुलाता है। उसे स्किल में मास्टर करने के लिए पॉइंट्स जोड़ने का हुक्म देता है। उसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग का एक मैसिव सर्च फूट पड़ता है क्योंकि सिस्टम तुरंत ही नॉलेज को उसके दिमाग और शरीर में इंटीग्रेट कर देता है। प्रोसेस सक्सेसफुल होता है लेकिन वो कॉस्ट से हैरान हो जाता है। एक एस रैंक टेक्निक को एलिमेंट्री लेवल तक अपग्रेड करने के लिए आंखों में चुभने वाले 1600 एबिलिटी पॉइंट्स की जरूरत थी। वो विश्वास नहीं कर पाता कि जितने पॉइंट्स उसने मेहनत से कमाए वो सिर्फ इन 2 स्किल्स के लिए काफी हैं। ठीक उसी समय ईवा उसके पास फ्लोट करती है। उसे याद दिलाती है कि रात के 1 बज चुके हैं और उसे अपना समय समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसे लाइब्रेरी में सुपर पावर्स इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी देती है। थोड़ा शर्मिंदा होकर शू जिंगमिंग सहमत होता है, रियलाइज करते हुए कि दूसरी उतनी ही समय लेने वाली टेक्निक शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो फैसला करता है कि वो किसी और समय वापस आएगा। मधु यूनिवर्सिटी कैंपस पर एक जवान आदमी लेट नाइट रन पर एक लड़की के पास से जॉग करता है। लड़की सोंग चू है और जब वो दौड़ती है वो अपने गहरे ट्रेनिंग रेजिमेंट पर सोचती है। 1 महीने से ज्यादा समय से वो देर तक ट्रेन करने के लिए खुद को पुश कर रही है, एक डेडिकेशन जो उसे भी हैरान करती है। वो डिटर्मिन्ड है कि जब शू जिंगमिंग वापस आएगा तो उसे चैलेंज करेगी, कसम खाते हुए कि उसे दिखाएगी कि वो ही असली नंबर 1 फ्रेशमैन है। उसकी ट्रेनिंग रुक जाती है जब उसे पूरे चांद के खिलाफ एक बड़ा पक्षी सिलुएटेड दिखाई देता है। ये एक मैसिव मेनिसिंग क्रीचर है लाल आंखों के साथ, जिसे वो व्हाइट रिंग्ड ब्लैक फेदर ईगल कहती है। वो थ्रेट का एनालिसिस करती है, नोट करते हुए कि ईगल सिटीज में हंट करने के लिए स्पीड और कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करता है। वो अनुमान लगाती है कि ये तीसरे टियर के आसपास होगा और नतीजा निकालती है कि ये एक बहुत मुश्किल अपोनेंट होगा। अचानक ऊपर से एक तेज आवाज उसे चौंका देती है। वो ऊपर देखती है, हैरान है कि आसमान में बादल न होने के बावजूद गरज सुनाई दे रही है। एक पल बाद पर्पल लाइटनिंग का एक मैसिव स्फीयर मटेरियलाइज होता है और रात के आसमान में फूट जाता है। ईगल को लगता है और उसे खून और पंखों की बारिश में टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस रॉ पावर को हैरानी से देखते हुए सोंग चू हैरान है कि किस हाई लेवल लाइटनिंग यूजर ने इतनी आसानी से बीस्ट को नष्ट कर दिया है, और डिस्टेंस को देखते हुए वो रियलाइज करती है कि अटैक जरूर कैंपस के अंदर से आया होगा। वो स्पेक्यूलेट करती है कि ये एक पावरफुल सीनियर स्टूडेंट या एक यूनिवर्सिटी मेंटोर होना चाहिए। सीन अटैक के असली सोर्स को दिखाता है। शू जिंगमिंग एक अलग अलग जंगली इलाके में खड़ा है जो उसकी पावर के क्रैकलिंग रेमनेंट से घिरा हुआ है।
उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्मार्क है जब पर्पल लाइटनिंग उसके चारों तरफ घूमती है। वो अपने टेस्ट पर रिफ्लेक्ट करता है, सोचते हुए कि ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी उसकी नई एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक द हेवनली थंडर की हैरान करने वाली पावर दिखाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। कैंपस के जंगलों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि शू जिंगमिंग ने एक मिड टियर 3rd रैंक व्हाइट रिंग्ड ब्लैक फेदर ईगल को मारा। उसे 34 एबिलिटी पॉइंट्स मिले। वो हैरान है, सोचते हुए कि उसकी नई हेवनली थंडर आर्ट उसकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव फोर्स और लगभग 1 किलोमीटर की रेंज के साथ। जब वो खुश होकर चला जाता है, पेड़ों से छिपकर एक मिस्टीरियस जवान आदमी छुपकर उसे देख रहा था, जिसे वो फेमस फ्रेशमैन इंटरेस्टिंग लगता है। अगली सुबह जब शू जिंगमिंग अपने डॉर्म से जाने की तैयारी कर रहा था, उसका रूममेट पूछता है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। शू समझाता है कि वो कुछ दिनों में होने वाले फ्रेशमैन कंपटीशन के लिए पढ़ाई करने के लिए बैटल टेक्निक लाइब्रेरी वापस जा रहा है। उसे जाते हुए देखकर ल्यू वेंटाओ अपने रूममेट के डेडिकेशन से हैरान है। सोचता है कि वाइल्ड लाइफ से वापस आने के तुरंत बाद इतनी मेहनत से ट्रेन करना इंसानों वाली बात नहीं है। इंस्पायर्ड होकर वो अपने खाना खाने के बाद ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है। जब शू जिंगमिंग कैंपस में चल रहा था, सोंग चू उसे बुलाती है। वो पलटता है और वो अपनी राहत व्यक्त करती है कि वो वाइल्ड लाइफ से सुरक्षित वापस आ गया है। वो जल्दी ही मुद्दे पर आती है, उसे अपना स्पेयर करने का वादा याद दिलाती है। जब वो पूछता है कि क्या उसे पक्का है, वो कॉन्फिडेंस से अपने हाथ अपने हिप पर रखती है। उसे कहती है कि उसे कम मत समझना, क्योंकि वो अपने प्रोविंस की टॉप स्कोरर थी। शू जिंगमिंग बाद में स्पेयर करने के लिए सहमत होता है, लेकिन एक इम्पेशेंट सोंग चू उसका हाथ पकड़ती है, जोर देती है कि वो अभी उसके डॉर्म के ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करें। जब वो उसे खींच कर ले जाती है, वो उसकी डिसाइसिव पर्सनालिटी से अम्यूज्ड है, सोचता है कि ये सिचुआन से किसी के लिए टिपिकल है। वो हैरान था कि वो लड़ने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। अंदर ही अंदर सोंग चू सोचती है कि वो कितना हैरान होगा जब वो देखेगा कि वो भी 2nd ईयर में आगे बढ़ चुकी है। वो जल्दी ही ट्रेनिंग रूम पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ल्यू वेंटाओ और ची डोंगशा देख रहे हैं। शू जिंगमिंग अपने स्पीयर के साथ तैयार खड़ा है। वार्म अप करते हुए सोंग चू कॉन्फिडेंस से स्मर्क करती है, उसे टॉन्ट करती है कि ज्यादा बुरी तरह से मत हारना। वो शांति से जवाब देता है, वो बिना हथियार के उसे हरा नहीं सकती है। वो स्मर्क करती है, कंफर्म करती है कि उसके पास एक है। वो अपने स्पेस रिंग से अपना हथियार बुलाती है। ये लाइट की एक फ्लैश में मटेरियलाइज होता है और वो एक्सपर्टली मैसिव ऑर्नेट हालबर्ड को पकड़ती है। शू जिंगमिंग हैरान है, सोचता है कि एक फोंगियन हालजी एक लड़की के लिए एक बहुत रेयर हथियार है। हथियार हाथ में सोंग चू उसे हराने की कसम खाती है। वो शांति से एक्सेप्ट करता है। साइड लाइन से ल्यू वेंटाओ मुस्कुराता है, घोषणा करते हुए कि उसका भाई मिंग ने पहले ही जीत लिया है, जो ची डोंगशा को अम्यूजिंग लगता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, वो उसकी ऑरा महसूस करता है और रियलाइज करता है कि वो लोअर 2nd ईयर तक पहुंच गई है। वो सोचता है कि यही उसकी कॉन्फिडेंस का सोर्स है, लेकिन चिंतित नहीं था। उसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग का एक मैसिव सर्च फूट पड़ता है जब वो घोषणा करता है कि वो भी चुपचाप नहीं था। उसकी पावर की फोर्स ची डोंगशा को शॉक करती है, जो चिल्लाती है, ये इम्पॉसिबल है कि वो एक अपर 2nd ईयर यूजर है। एक स्मग ल्यू वेंटाओ उसे चिढ़ाता है, कहते हुए कि उसने उसे बताया था कि उसकी दोस्त उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सोंग चू हैरान है, रियलाइज करती है कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है। वो हैरान है कि जब वो दोनों टॉप स्कोरर्स थे तो उसकी प्रमोशन स्पीड उससे इतनी तेज कैसे है। लाइटनिंग से घिरा हुआ शू जिंगमिंग पूछता है कि क्या वो जारी रखना चाहती है। घबराकर वो सहमत होती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल न करने के लिए कहती है। अम्यूज्ड होकर वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की तारीफ करता है। वो उसे कहता है कि वो पहले अटैक नहीं करेगा और जब वो तैयार हो तो वो उसे मार सकती है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो उसे वार्न करती है कि इससे अफसोस मत करना और अपनी A रैंक एबिलिटी लाइट ऑफ डॉन को छोड़ती है। वो ब्रिलियंट लाइट को ऑब्जर्व करता है, नोट करते हुए कि ये उसकी लाइटनिंग की तरह एक नेचुरल टाइप एबिलिटी है, और उसकी पावर के बारे में हैरान था। अपनी पावर को चैनल करते हुए वो आगे कूदती है। उसकी हैलबर्ड एक चमकदार फायरी ऑरा में ढकी हुई थी। वो इंटरेस्ट के साथ नोट करता है कि ये उसके लिए पहली बार है जब वो एक वेपन एनहांसिंग टेक्निक देख रहा है। वो उसे मिलने के लिए अपना स्पीयर घुमाता है। लाइटनिंग और लाइट के टकराव से एक ब्रिलियंट एक्सप्लोजन होता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो आसानी से उसकी स्ट्राइक को रोक देता है। उसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ उसे अटैक को नलीफाई कर देती है। फोर्स से एक शॉक्ड सोंग चू लड़खड़ाती हुई पीछे चली जाती है।
वो शांति से कमेंट करता है कि उसकी टेक्निक इम्प्रेसिव है, लेकिन उसमें असली पावर की कमी है। देखकर एक इम्प्रेस्ड लियू वेंटाओ चिल्लाता है ब्यूटीफुल, नोट करते हुए कि उसके दोस्त ने उसकी फेमस टेक्निक को आसानी से रोक दिया। ना हारती हुई एक डिटर्मिन्ड सॉन्ग चू घोषणा करती है कि वो फिर से ट्राई करेगी। वो अटैक्स की एक फ्यूरियस बारात छोड़ती है, हर एंगल से स्ट्राइक करते हुए आफ्टर इमेजेस बनाती है। वो अनफेज्ड रहता है, हर स्ट्राइक को आसानी से डिफ्लेक्ट करता है। वो शांति से उसे क्रिटिक करता है, कहते हुए कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है, उसकी पावर सफिशिएंट नहीं है और उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तेज असॉल्ट जल्दी ही उसे थका हुआ और सांस फूली हुई छोड़ देती है। वो हार मान लेती है, हैरान है कि उसने उसकी ए रैंक कॉम्बैट टेक्निक का मुकाबला किया, जो सेकंड्स में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स छोड़ती है बिना किसी स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल किए। अपनी हैलबर्ट पर झुककर वो स्पेक्यूलेट करती है कि उसकी स्पीयर प्रोफिशिएंसी एडवांस से परे है। वो शांति से कंफर्म करता है कि वो मास्टर लेवल तक पहुंच गया है। ये रेवलेशन उसे शॉक करती है। वो चिल्लाती है कि 8 साल की उम्र से ट्रेन करने के बाद वो सिर्फ एडवांस्ड लेवल तक पहुंच पाई है। वो उसे विश्वास नहीं करने वाली निगाहों से देखती है और घोषणा करती है कि वो एक मॉन्स्टर है। दूर मुड़ते हुए वो मैच मान लेती है, मानती है कि उसकी एस रैंक एबिलिटी और टैलेंट के साथ उसे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो उसकी दूसरी टेक्निक्स टेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो मना कर देती है। वो समझाती है कि उसकी सुपीरियर पावर के साथ उसकी टेक्निक्स उसकी डिफेंसेस के खिलाफ बेकार होंगी। थैंक यू के रूप में वो उसे लंच के लिए इनवाइट करती है और वो एक्सेप्ट करता है। वो कहती है कि वो उसे दोपहर में मिलेगी और ची डोंगशिया के साथ चली जाती है, जो कमेंट करती है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है। उनके जाने के बाद लियू वेंटाओ उसे थम्स अप देता है, उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए तारीफ करता है। शू जिंग मिंग मॉडेस्टली जवाब देता है कि सॉन्ग चू उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी एडवांसमेंट स्पीड इम्प्रेसिव है। लियू वेंटाओ मुस्कुराता है, कहते हुए शू जिंग मिंग सिर्फ अपनी पावर की वजह से ऐसा सोचता है। फिर वो एक शॉकिंग सच बताता है, सॉन्ग चू सॉन्ग दावान की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, जो हिस्ट्री बुक से एक लेजेंडरी एस रैंक ग्रैंड मास्टर थे। ये खबर उसे स्पीचलेस कर देती है। उसे याद आता है कि 80 साल पहले उस आदमी को पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड था। लियू वेंटाओ समझाता है क्योंकि उसका परिवार सिचुआन में है और वो ग्रैंड मास्टर की सबसे प्यारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, उसकी तेज एडवांसमेंट एक्सपेक्टेड है। शू जिंग मिंग अब उसकी बैकग्राउंड और वो कैसे एक्सपेंसिव आइटम्स अफोर्ड कर सकती थी समझता है। एक नई अर्जेंसी महसूस करते हुए वो लियू वेंटाओ को बताता है कि उसे वापस ट्रेनिंग करनी होगी और जल्दी से चला जाता है। लाइब्रेरी में वापस शू जिंग मिंग अपनी दूसरी एस रैंक स्किल थंडर आर्मर में मास्टर कर लेता है। वो उसे टेस्ट करता है, उसका शरीर पर्पल लाइटनिंग की एक शील्ड में ढका हुआ है। वो इम्प्रेस होता है कि ये इम्पैक्ट को 90% तक कम कर देता है और ऑटो काउंटर अटैक्स करता है, इसे एक ग्रेट डिफेंस बनाता है। 4 घंटे बाद वो अपना सिस्टम पैनल चेक करता है और देखता है कि 2 स्किल्स सीखने के बाद उसके पास सिर्फ 700 से थोड़ा ज्यादा एबिलिटी पॉइंट्स बचे हैं। वो अपने आप से नोट करता है कि फ्यूचर में अपने पॉइंट्स को फिर से भरने के लिए विल्डरनेस जाना होगा। अपनी तैयारियों के पूरा होने के साथ एक डिटर्मिन्ड लुक उसके चेहरे पर आता है जब वो आने वाले फ्रेशमैन कंपटीशन पर फोकस करने का फैसला करता है। सितंबर 1 को कंपटीशन के दिन शू जिंग मिंग का ग्रुप वेन्यू की तरफ चलता है। वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के अजीब हथियारों पर कमेंट करता है। बड़े मैकेनिकल क्लॉज वाली ची डोंगशिया समझाती है कि एक यूनिक स्टाइल तेज जीतने में मदद करता है और उसका गोल टॉप 50 है। सॉन्ग चू कहती है कि उसका गोल 2nd प्लेस है। ये शू जिंग मिंग को इंटरेस्टिंग लगता है, जो पूछता है कि क्या उसने उससे फिर से लड़ने की उम्मीद छोड़ दी है। वो मानती है कि वो उससे जीत नहीं सकती, तो कोई फायदा नहीं है। लियू वेंटाओ के एक और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ली चेंगशी चिंगहाई के टॉप स्कोरर का जिक्र करता है, जो भी 2nd टियर तक पहुंच चुका है। सॉन्ग चू ये देखने के लिए बेचैन है कि ये राइवल कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक उसी समय ची डोंगशिया इशारा करती है, घोषणा करते हुए कि वो पहुंच गए हैं। ग्रुप एक मैसिव अरीना पर पहुंचता है। स्टैंड्स में जांग चुकवान टोंग ची के साथ बैठी है। टोंग ची हैरान है कि जांग चुकवान कंपटीशन में इंटरेस्टेड है। जांग चुकवान मुस्कुराती है, कहती है कि वो वहाँ किसी ऐसे के लिए है जिस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जब टोंग ची पूछती है कि कौन, जांग चुकवान रिवील करती है कि वो एक लड़का है और एंट्रेंस की तरफ इशारा करती है, कहती है कि वो अभी आया है। नीचे हमारे लड़के का ग्रुप अंदर आता है। लियू वेंटाओ मैसिव स्टेज से हैरान था कि स्कूल ने इतना एक्स्ट्रावैगेंट कुछ क्यों बनाया। शू जिंग मिंग समझाता है कि उसकी टीचर ने उसे बताया था कि कंपटीशन एक 100 लोगों का बैटल रॉयल है, जिसके लिए एक बड़े स्टेज की जरूरत है। लार्ज स्केल बैटल का आइडिया शू जिंग मिंग को एक्साइटेड करता है और एक प्रेडेटरी ग्रिन उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वो सोचता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग होगा।